ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैट फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 पे थे और चैप्टर नंबर 3 के हम लास्ट टॉपिक पे आ गए थे जिसमें था मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है जी, हमने अभी तक जो इसमें पढ़ा वो पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसस मेथड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग मेथड, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सेंसस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्स, वो भी हमने इसके अंदर पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैंपल एंड कंपैरिजन बिटवीन दिस टू मेथड्स, जिसमें हमने कहा कि बेस्ट जो है अगर कंप्रिहेंसिव स्टडी को देखें तो हमारे पास सेंसस मेथड बेस्ट है, लेकिन अगर हम टाइम को देखें, कॉस्ट को देखें, इंफॉर्मेशन को देखें और एक्यूरेसी को देखें तो हम कह सकते हैं कि सैंपल मेथड जो है वो अच्छा मेथड है फॉर डूइंग द सैम्पलिंग। ठीक है, किसी भी स्टडी के लिए ये हमने अभी तक पढ़ा। फिर अब बात आती है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 150% क्वेश्चन ने आना ही आना है। इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक और था सैम्पलिंग एंड इट्स एरर्स, वो अब कटवा दिया गया, नहीं तो उसमें से क्वेश्चन पक्का आता था। अब मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पहले भी आता था और अब तो इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। इनमें से एक मेथड तो आना ही आना है और सबसे पहला मेथड मैंने स्टार्ट भी करवा दिया था विच इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। हो गया था खत्म, हमने खत्म कर दिया था। क्या लिखा था, पढ़े कोई जल्दी से? रैंडम मेथड में हमने क्या लिखा था, कोई पढ़े फटाफट जल्दी से। क्या होता है रैंडम मेथड? हाँ पढ़ो, जल्दी से पढ़ो फटाफट से, कौन पढ़ेगा? इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, आप इसे अंडरलाइन कर लेना, इसी में से क्वेश्चन आता है। इन दिस मेथड all the items in the universe have a equal chance to be chosen as a sample। इस मेथड के अंदर जितने भी आइटम्स यूनिवर्स में होते हैं सबका इक्वल चांस होता है, मतलब कोई भी आ सकता है सैम्पलिंग के अंदर। ओके, वेरी गुड, आगे। There is no room for personal bias and discrimination in random sampling। There are two methods of random sampling। That is the samples of selecting a random number first of all the items of Which is called lottery method। There are two methods of random sampling। One is lottery method, ये मैंने खत्म कर दिया था, और एक और लिखवाया था मैंने, that is called टेबल ऑफ रैंडम। यहाँ लिखो फटाफट जल्दी से। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो हम अगला मेथड लिख रहे थे वो कौन सा था? टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। ये कौन सा मेथड है? ये मेथड लिखो फटाफट, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स लिखो। द लॉटरी मेथड, the lottery method becomes very inconvenient, inconvenient, inconvenient and time consuming in case of large size of population। In case of large size of population, in such situation, random selection of the sample can be made by using the random number tables। Some statisticians have prepared a set of tables called table of random numbers।
a sample is framed with reference to these tables. Of all these tables, Tippett tables, TIPPETS, Tippett's table. From all these tables, Tippett's table is most popular and widely used. ये एक मेथड है, ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर से खास, लेकिन उसका नाम है क्या, टिपेट टेबल मेथड। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो बहुत बड़ा आपके पॉपुलेशन है और आपको उसमें से सैंपलिंग करनी है, तो इस कुछ जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं उन्होंने कुछ क्या किया, टेबल सिस्टम हमें दिया। वो बोलते हैं कि जैसे आप क्या करो, पूरे यूनिवर्स को टेबल्स में बांट लो। मतलब मान लो आपके पास 1 करोड़ लोग खड़े हैं और आपको सैंपलिंग करनी है, तो आप उसको टेबल्स में बांट दो, एक कॉलम्स बना दो और रोज बना दो। ये कॉलम्स हो गए और ये रोज हो गए, फाइन, उसमें बांट दो। फिर एक मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं टिपेट्स टेबल मेथड। उसके हिसाब से आप सैंपल चूज कर सकते हो। जैसे मान लो पहला सैंपल कर दिया 5वां, फिर उसके बाद कर दिया 10वां, फिर उधर 15वां, वहां से 20वां। वो टिपेट टेबल मेथड है, इसको सीखने की जरूरत नहीं है। इस मेथड को हमें सीखना नहीं है, बस इतना दिमाग में रखना कि हम इसे क्या करते हैं, एक सैंपल को टेबल्स के थ्रू फ्रेम करते हैं। A sample is framed to the table। हम पहले सारी पॉपुलेशन को, सारे यूनिवर्स को टेबल्स में बांट देते हैं और फिर उस टेबल के अंदर से सैंपल को निकालते हैं। बहुत सारे और भी मेथड हैं टेबल्स में डाल के सैंपल्स को बनाने के, लेकिन उसमें सबसे पॉपुलर कौन सा है, टिपेट्स टेबल मेथड। कौन सा मेथड है, टिपेट्स टेबल मेथड। इसके बारे में डीप नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे चलो फटाफट जल्दी से। For the use of this method, all items of the universe are first arranged in an order. Then, using Tippett's table, the required number of items are selected as required for a sample. For a sample लिख लो, for a sample। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग। इसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं। इसके अंदर किसी भी आइटम, पूरे आइटम में से, मतलब पूरे यूनिवर्स में से किसी भी आइटम के आने के इक्वल चांसेस होते हैं। इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, इसमें पर्सनल बायस नहीं होता इन्वेस्टिगेटर का। और इसके अंदर 2 तरह से की जाती है रैंडम सैंपलिंग, एक लॉटरी मेथड और दूसरा टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। ये पूरा रैंडम सैंपलिंग है। ठीक है जी, और नेक्स्ट करें, द सेकंड वन इज जजमेंट सैंपलिंग। इसे जजमेंट सैंपलिंग भी कहते हैं, या इसे बोलते हैं डेलिब्रेट सैंपलिंग, DELIBERATE, डेलिब्रेट सैंपलिंग। या इसे बोल देते हैं पर्पसिव सैंपलिंग, पर्पस के साथ की गई। पर्पस, PURPOSIVE, पर्पस क्या बोलेंगे इसको, पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव है, पर्पसिव सैंपलिंग पर्पस के हिसाब से की गई। ठीक है जी,
इसे पर्पसिव सैंपलिंग बोलो, डेलिब्रेट सैंपलिंग बोलो या जजमेंट सैंपलिंग बोलो, ये तीनों इसी के नाम है। फाइन, इसके अंदर साफ साफ है जजमेंट सैंपलिंग का मतलब है इस सैंपलिंग के अंदर इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल जजमेंट 100% काम करती है। इसमें उसकी पर्सनल जजमेंट में डिपेंड करता है वो पूरे यूनिवर्स में से कौन से आइटम को सैंपल के लिए निकाले और कौन से को छोड़ दे। नाम से पता लग रहा है। डेलिबरेटली मतलब खुद की इंटेंशन से की गई सैंपलिंग, इसे डेलिबरेट सैंपलिंग भी कह देते हैं, इसे पर्पसिव सैंपलिंग भी कह देते हैं, या इसे जजमेंट सैंपलिंग भी कह देते हैं। इसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेटर की खुद की जजमेंट होती है कि वो किसको सैंपल के लिए चूज करेगा और किसको छोड़ देगा। राइट, तो लिखो जल्दी से, इसके अंदर आप 2 लानी, आप आगे चले। इन दिस मेथड the choice of sample items depends upon the judgment of the investigator. Depends upon the judgment of the investigator. He tries to draw a sample. He tries to draw a sample in such a way that it becomes the true representative. Of the population. In this method of sampling, the personal bias of the investigator is involved. उसकी खुद की अंदर, अब उसे लगे कि ये चीज अच्छी है, सैंपलिंग होना चाहिए, इसको सैंपल में लेना चाहिए, तो वो ले लेगा। अगर उसको लगेगा नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो छोड़ देगा, चाहे वो अच्छा ही हो। मतलब उसका पर्सनल बायस में आ जाएगा, मतलब उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस, उसका पर्सनल पार्शियलिटी, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। सैंपलिंग ठीक नहीं है। फाइन, फॉर एग्जाम्पल, a investigation is to be made. एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, an investigation is to be made relating to iron and steel industries in India. अभी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया के ऊपर। ठीक है जी, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया के ऊपर। Then Tata Industries and Mittal Industries must be taken as a sample. आप समझे बात को? अभी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर टाटा की कंपनी का नाम लेना बहुत जरूरी है और मित्तल स्टील कंपनी का नाम लेना बहुत जरूरी है। उन दोनों को भी सैंपल में लेना जरूरी है, बिकॉज दे आर द बेसिक कंपनीज ऑफ स्टील, आयरन एंड स्टील इन इंडिया। तो अब ये पर्सनल जजमेंट है, इसकी जजमेंट है, ये जजमेंट है इन्वेस्टिगेटर की। वो ऐसा नहीं है कि अब सारी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं आयरन स्टील की, उनके नाम की पर्ची बनाए और पर्ची बना के एक बॉक्स में डाल दे, फिर किसी को बुलाए बोले इसमें से 4 कंपनियां निकाल ले, ये टोटल 20 कंपनी है, इसमें से 5 निकाल ले। अब वो जो 5 कंपनियां निकली उनमें ना तो टाटा की कंपनी आई ना ही मित्तल स्टील कंपनी आई, तो फिर आपने क्या सैंपलिंग की? जीरो हो गई ना। तो वो लॉटरी मेथड तो यहाँ चल नहीं सकता। तो यहाँ पे जब हम बेसिकली कोई पर्पस के साथ स्टडी कर रहे हैं, हम कुछ पर्पस हमारे दिमाग में है कि हमें देखना है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। ये पर्पस है, ये पर्पस हमारे सामने है।
हम पर्पस के हिसाब से सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो फिर अगर ये पर्पस हमारा है, ये पर्पस फिर लॉटरी मेथड से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारे चांसेस हैं कि हम उन बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ दें जो बड़े बड़े लोग हैं इस बिजनेस के अंदर। इसीलिए हमें कौन सी सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, पर्पसिव सैम्पलिंग या डेलिब्रेट सैम्पलिंग या जजमेंट सैम्पलिंग। यानी हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, वी आर डूइंग अ स्टडी रिगार्डिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया एंड वी आर लिविंग टाटा आयरन एंड स्टील आउट, वी आर लिविंग मित्तल आयरन एंड स्टील आउट, देन व्हाट वी आर डूइंग, जीरो, है ना। तो वहां पर्सनल जजमेंट काम करेगी, उसे लगेगा कि ये जो हम टाटा को निकालेंगे, टाटा को सैंपल लेंगे, इट विल रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, मींस द होल यूनिवर्स ऑफ आयरन एंड स्टील कंपनीज इन इंडिया, उसे लेना जरूरी है, तो वो टाटा को चूज कर लेगा, फिर वो मित्तल इंडस्ट्री को चूज करेगा, फिर वो बिरला कंपनी को चूज करेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज को चूज करेगा जो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, पूरे यूनिवर्स को। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सीधा किसके ऊपर, इन्वेस्टिगेटर के ऊपर, ठीक है जी। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, जजमेंट सैंपलिंग। हो गई बात खत्म। आओ आगे चले, इसके कुछ मेरिट्स लिख लो, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो पहला मेरिट लिखो, दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल। दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल to allow only those items as a sample which are very important। इसके अंदर वो चक्कर नहीं है कि आपने एक बक्से में सारी पर्चियां डाली जो आगे बेचारे को लेना पड़ेगा सैंपल, ऐसा चक्कर तो नहीं है। इसके अंदर वो चक्कर नहीं है, इसके अंदर उन्हीं आइटम्स को लिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। तो ये आइटम को, ये मेथड क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो पॉइंट नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी done according to the purpose of the study। According to the purpose of study। कोई बात आ गई आयरन स्टील वाली, जो स्टडी आप कर रहे हो उसके पर्पस के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो आइटम को। तीसरा, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड। पॉइंट नंबर 3, राहुल सो गया क्या? पॉइंट नंबर 3, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड। क्लास चल रही है साथ साथ आप लोगों की, स्कूल की क्लास साथ साथ चल रही है और ऑन है क्लास। क्या चल रहा है क्लास के अंदर अभी? इंग्लिश की क्लास है आज अभी, राइट नाउ। लेकिन अकाउंट्स में क्या चल रहा है आर्मी स्कूल में? अभी जनरेटरी ही चल रही है। प्रैक्टिकल नहीं करवाती मैडम कोई भी, कभी भी नहीं करवाती जी, कोई भी मैडम नहीं करवाती। होमवर्क दे देती है, यही सब करते हैं। 12th में भी ऐसे ही करते हैं, इनफैक्ट सारी ट्यूशंस के अंदर ऐसे करते हैं। प्रैक्टिकल कोई नहीं करवाता किसी को। प्रैक्टिकल में फंसने का डर होता है ना, कभी कभी टीचर भी फंस जाते हैं प्रैक्टिकल में गलती होने का चांस होता है। प्रैक्टिकल सॉल्व करते हुए कभी कभी टीचर खुद फंस जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं करवाते, है ना। मैंने कई बार प्रैक्टिकल करते देखा नहीं आपको, एक दो बार गलती हुई है प्रैक्टिकल करते हुए, हो जाती है इंसान से गलती, हम भी तो इंसान है, इसलिए प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करवाते। चलो, हम 12th क्लास में भी सारे प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं, यहाँ पे खड़े होकर बोर्ड पे सारे प्रैक्टिकल। अगर 293 क्वेश्चन हैं पहले चैप्टर में, तो पूरे के पूरे 293 सॉल्व किए हैं, पूरे प्रैक्टिकल, इलस्ट्रेशंस, एडिशनल सब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ बैठ। सोचो कितना टाइम लगता होगा। हम अभी 4th चैप्टर पे चले गए, मालूम है, अकाउंट्स के अंदर हम 4th चैप्टर पे आ गए 12th क्लास में। यूर ऑन 4th चैप्टर नाउ। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। डीमेरिट्स लिखो, कुछ डीमेरिट्स भी हैं इसके। एक डीमेरिट बताओ इसके अंदर जल्दी से, इस मेथड की एक डीमेरिट बताओ जल्दी। इसके इक्वल चांसेस नहीं है, ठीक है। और ठीक है, देयर इज नॉट इक्वल चांस टू अ सैंपल टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक बोल रही है। और
पर्सनल बायस बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक, लिखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ personal bias in the selection of samples there is a possibility of personal bias in the selection of samples और नंबर 2 में लिखो due to the personal bias the result become doubtful। ड्यू टू द पर्सनल बायस द रिजल्ट बिकम डाउटफुल। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर पर्सनल बायस है, उसकी अपनी सोच के हिसाब से वो सैंपल करेगा, उसके अंदर जो रिजल्ट्स आएंगे वो डाउटफुल भी हो सकते हैं। फाइन, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। 2 मेथड हमारे खत्म हो गए। आ जाओ फटाफट तीसरे मेथड पे आओ, जल्दी से तीसरा मेथड करें। और तीसरा मेथड हमारे पास है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। क्या है? स्ट्रैटिफाइड है ना? स्ट्रैटिफाइड, ओ वेरी गुड, स्ट्रैटिफाइड, STAR। मैं जैसे मिक्स सैंपलिंग बोल दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, STRATI, स्ट्रैटिफाइड। ओके, ये लो, और मिक्स्ड सैंपलिंग। अब इसके पेपर में आने के बहुत चांस है, इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ये पेपर में आता है स्ट्रैटिफाइड, STARTI, स्ट्रैटिफाइड। ओके, और मिक्स सैंपलिंग। ठीक है, ये कौन सी सैंपलिंग है? लिखो फ्रेंड इसके अंदर, दिस मेथड इज अडॉप्टेड, दिस मेथड इज अडॉप्टेड when population consists of different groups with different characteristics। और ये आया था मुझे लगता है कॉमन को पेपर के अंदर, इको के पेपर में पूछा गया था आपसे, ये वाला मेथड आया था पेपर में, बताया था बताओ कौन सा मेथड है ये, है ना? डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट पीपल, जहां बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स के मतलब अलग अलग नेचर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हों, वहां पे हम मिक्स सैंपलिंग को यूज करते हैं। मतलब जब आपके पास ऐसी पॉपुलेशन हो, ऐसा यूनिवर्स हो जहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हों, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हों, तो वहां पे हम इस मेथड को यूज करते हैं। ना तो वहां लॉटरी मेथड चलता है और ना ही वहां पे कौन सा मेथड चलता है? पर्पस मेथड। वहां ये वाला मेथड चलता है। कौन सा मेथड? मिक्स सैंपलिंग। ठीक है जी, इस मेथड को हम वहां अडॉप्ट करते हैं जहां डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हों, ऐसा यूनिवर्स हमारे सामने हो, ऐसी पॉपुलेशन हमारे सामने हो। ठीक है जी, और लिखो आगे इसके अंदर, इन दिस मेथड द यूनिवर्स is divided into different groups but two things must be kept in mind, while dividing the entire universe into different groups। Number 1, two things must be kept in mind while dividing the entire universe into different groups। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो नंबर 1, there must be homogeneity within the group। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अंडरलाइन करना। पॉइंट नंबर 1 क्या?
देयर मस्ट बी होमोजेनिटी विद इन द ग्रुप। होमोजेनिटी मतलब एक जैसे, होमोजेनिटी विद इन द ग्रुप। और पॉइंट नंबर 2, देयर मस्ट बी हेट्रोजेनिटी बिटवीन टू ग्रुप्स। अब मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊं आपको, मतलब क्या है इसका। मान लो आपके पास यूनिवर्स है, एक क्लास, और एक क्लास में बच्चे, बच्चों में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, और आप स्टडी कर रहे हो लड़के और लड़कियों की आदत के ऊपर। मान लो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हैबिट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इनके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो। फाइन, 2 ग्रुप में बांटना पड़ेगा। दे आर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, लड़के अलग है लड़कियां अलग है। आपने बांट दिया उसको अलग ग्रुप के अंदर, लड़के अलग कर दिए लड़कियां अलग कर दी, बट गया 2 ग्रुप में। लेकिन 2 ग्रुप में बांटते एक बात का ख्याल रखना, क्या, देयर मस्ट बी हेट्रोजेनिटी विद इन द होमोजेनिटी विद इन द ग्रुप। मतलब एक ग्रुप जो आपने बांटा उसमें सिर्फ लड़के होने चाहिए। एंड देयर मस्ट बी हेट्रोजेनिटी विद इन द ग्रुप, मतलब लड़के अलग होने चाहिए लड़कियां अलग होनी चाहिए। आप मेरी बात समझे। एक क्लास में लड़के और लड़कियां थे और आपको स्टडी करने के लिए गए, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और अलग अलग नेचर के लोग हो गए, 2 अलग अलग आइटम हो गए ना, एक लड़के और एक लड़की है। फाइन, तो आपने देखा यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, मिक्स सैंपलिंग मेथड। आपको सैंपलिंग करनी है, उसके अंदर से सैंपल चूज करने हैं, क्योंकि लड़के भी बैठे हैं और लड़कियां भी बैठी हैं, और मान लो ट्रांसजेंडर भी बैठे, तीसरे भी हैं, तीसरे वाले भी आजकल वो आ जाते हैं, ठीक है। मान लो 2 लोग बैठे हैं, एक लड़के और एक लड़की है। फाइन, और आपको उनमें से सैंपलिंग करनी है। तो कौन सा मेथड यूज किया आपने, आपने यूज किया मिक्स मेथड। और उसमें क्या किया, पहली बात तो मिक्स मेथड यूज क्यों किया आपने, इसलिए यूज किया मिक्स मेथड क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी, जो क्लास थी, जो यूनिवर्स था, उसमें 2 अलग अलग कैरेक्टर के लोग बैठे थे, एक लड़के और एक लड़की। तो आपने कौन सा मेथड यूज किया, मिक्स मेथड। और उसके बाद क्या हुआ, मिक्स मेथड यूज करने के बाद आपने अब उन्हें बांटा, डिवाइड किया इन डिफरेंट ग्रुप्स। लेकिन 2 चीजें दिमाग में रखनी है while dividing them in the different groups. Number 1 is there must be a homogeneity within the group. मतलब जो आपने 2 ग्रुप बनाए, एक लड़कों का और लड़कियों का, मतलब एक ग्रुप में सिर्फ लड़के ही रखना, वहां मिक्स मत कर देना। होमोजेनिटी का मतलब एक जैसे। There must be a homogeneity within the group, यानी इस ग्रुप में सिर्फ लड़के होने चाहिए और उस ग्रुप में सिर्फ लड़कियां होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। And point number 2, there must be a heterogeneity within the groups, between the groups, not within the group, between 2 groups. There must be heterogeneity between 2 groups. मतलब दोनों अलग अलग कैरेक्टर में आपको बांटने हैं। आपको मेरी बात समझे हो गया, समझे मेरी बात आप समझे मेरी बात। मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, मैंने एग्जाम्पल कोशिश की समझाने की आपको कि 2 बातें दिमाग में रखनी है। कौन सी 2? There must be a homogeneity within the group and heterogeneity between the 2 groups. आप समझे, समझ गए बात, समझ गए आप। चलो ठीक है, आगे लिखो। Once the universe is divided, इसी में यार 3rd पॉइंट नहीं, बस आगे पैराग्राफ में। Once the universe is divided into different groups, then certain number of items is taken from each group to select the sample. इसी का आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। इसी में थोड़े से पॉइंट और रह गए, मेरिट्स डिमेरिट्स हम कल आगे करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे और इसे खत्म करेंगे कल, क्योंकि मेन जो सैंपलिंग थी वो हमारी ऑलमोस्ट हो गई, ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे बच्चों।